नमोस्तु महर्षि, मेरे मन में एक विचार बहुत दिन से आ रहा है कि आजकल वास्तु का मकान बनाने में क्या महत्व है, क्योंकि वास्तु का भूत लोगों को लगा हुआ है और जिन लोगों के मकान वास्तु के हिसाब से नहीं बने हुए हैं वो तोड़ तोड़ कर उनको फिर से बना रहे हैं। इससे समय और धन। एक लाइन में उत्तर देता हूं, वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। क्या बोला? वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु एक कारक है पर वास्तु ही सब कुछ नहीं। वास्तु शास्त्र का जो विज्ञान है वो चुंबकीय तरंगों के प्रवाह पर बना है। चुंबकीय तरंगों का प्रवाह होता है, उसका प्रवाह प्रभावित होता है, उससे हमारे जीवन में अंतर पड़ता है। कुछ रसायन बदलते हैं, वो रसायन हमारे कर्मों के रसायन को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन कर्म का फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से होता है। आपने वास्तु की शुद्धि की, केवल क्षेत्र शुद्धि की, द्रव्य काल भाव तो है। इसलिए ज्यादा वास्तु पर मत सोचो। वास्तु के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं मैंने उनका अध्ययन किया। सम्रांगण सूत्रधार, प्रसाद मंडन, शिल्प रत्नाकर, वास्तुसार प्रकरण, ये सारे ग्रंथों का मैंने जो मौलिक ग्रंथ है उनका अध्ययन किया। वास्तु के शास्त्रों में भी ये लिखा है कि यदि स्टार अनुकूल है तो वास्तु का दोष नहीं रहता। उसी घर में कोई खूब पनपा तो वास्तु दोष नहीं था, और कोई नुकसान हो गया कोई पीढ़ी को तो वास्तु दोष, ये समझ में नहीं आता। पुराने जमाने में गांव के सेंटर में तंग गलियों में धनपति लोग रहते थे और बाहरी हिस्से में शेड्यूल कास्ट। तंग गलियों की मकानों की वैल्यू ज्यादा थी और बाहर साइड की, रोड साइड की वैल्यू कम। क्यों? आतताई आक्रमणकारियों से बचने के लिए उस काल में ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि वो अंदर रहे। बाहर वाला अनसिक्योर्ड रहता था, भीतर वाला सिक्योर्ड रहता था। समय बदला, अब तंग गलियों का भाव खत्म और सड़क के किनारे का मकान का जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। क्या वास्तु आया? इसलिए सार में इतना ही बोलता हूं कि वास्तु के विषय में उतना ही मानो जितना मानना है। नया निर्माण करो तो यथासंभव वास्तु का ध्यान रखो, और पुराने को, वास्तु को तब तक मत दिखाओ जब तक पूरा मिटा करके बनाने की तुम्हारी अनुकूलता ना हो। शल्य मत रखो। मैंने वास्तु शास्त्र का अध्ययन किया। 1992 में मैं वास्तु पर एक किताब लिख रहा था, जब वास्तु का उतना चलन नहीं था, और काफी कुछ लिख भी लिया। लेकिन मैंने देखा कि किसी के घर जाऊं तो उसका ध्यान जब नया नया पड़ता है तो प्रयोग करने की बात आती है। अरे इसका किचन गलत है, इसका सीढ़ी गलत है, इसकी बैठक गलत है, मन में विकल्प आने लगे। बताता तो नहीं था, लेकिन एक दो लोगों को मैंने बता दिया। एक का घर मंदिर के ठीक सामने था, द्वार से द्वार मिलता था, और मेरे मुंह से निकला तुम्हारे घर को बीमार तो नहीं रहता? बोले महाराज कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। हमने कहा ये दरवाजा उसमें बाधक है, इसको हटा दो तो ठीक हो जाएगा। कंडीशन ये दरवाजा आज तक नहीं हटा सका, हटाने की अनुकूलता ही नहीं, ना घर गिराना पड़ेगा। अब शल्य महाराज ने कहा था कि वास्तु की शुद्धि कर लो तो ठीक। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद किसी के घर के वास्तु का विमर्श दूंगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरी भूमिका से बाहर का काम है। अगर किसी को करना है तो वास्तुविद को बुलाओ, 1000-2000 उसको फीस दो और अपना काम करो। तो ये कहने का तात्पर्य ये लौकिक विद्या है, उसको उतना ही महत्व देना चाहिए जितना अपेक्षित है, ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संपर्क में एक बहुत बड़े वास्तुविद है आर पच्चीकर, गोंदिया के। वो घर के दरवाजे पर पांव रखते ही ये बता सकते हैं कि इस आदमी के घर की हालत क्या है। उनके बारे में मुझे बताया, महाराज ये सारी दुनिया का वास्तु सुधारते हैं, इनके घर की वास्तु की स्थिति खराब है। उनकी 2 बेटियां 6 फुट 5 इंच 6 फुट 4 इंच की, 2 बेटे थे, दोनों बेटे भी वेल सेटल्ड नहीं थे। जब बोला गया तो पच्चीकर साहब ने ऐसे अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, महाराज इसको मानते हो? बोले हाँ मानता हूं। बोले इसके आगे कोई वास्तु काम नहीं करता। इसलिए वास्तविकता को जो समझता है उसको वास्तु का भूत परेशान नहीं करता।